सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। और जो मनी एंड बैंकिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज से 2 दिन पहले, आज उसका ये लास्ट लेक्चर है। दैट डजेंट मीन कि हम लोग का इकोनॉमिक्स का ये लास्ट लेक्चर है। ये मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है उसका आज ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक, तो अब इसमें आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपने M0, M1, M2, M3, M4 इनके बहुत नाम सुने होंगे आपने, है ना। तो उसके बारे में एक तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे ये सब मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या होते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है, और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसके MCQs लगाएंगे। ठीक है, ये लास्ट। लाइजोसोम गोल्गी, गुड मॉर्निंग सभी को। नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही है? सिर्फ खाना बना रहे हो? हाँ, खाना बना रहे हैं और साथ में पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, एक हाथ मेरे कलछली और दूसरे में पेन है मेरे। ठीक है। PYQ बंद क्यों हो गया? सारिका जी, आप जाके टेलीग्राम पे ऑडियो सुनिए, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑडियो डाला था। ठीक है, कि क्यों बंद हो गया। उसी जगह पे GK नाश्ता PDF आ रहा है। और किस किस ने आज का नाश्ता नहीं लिया है ज़रा बताइए। अगर आप नाश्ता लेते हैं यहाँ पे, बस कैच ये कि अगर आप यहाँ पे नाश्ता डेली कर रहे हैं तो आपको वो नाश्ता वाली PDF भी पढ़नी है, और अगर आपने वो स्किप कर दिया तो फिर आपको नाश्ता भी नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि नाश्ता सिर्फ एक ही शर्त पे होगा कि आपने जो मैंने आपको GK का नाश्ता दिया है वो आपने लिया है कि नहीं। और अगर आपने वो नहीं लिया और उसको लिए बिना अगर आपने ये वाला नाश्ता लिया खाने वाला, तो फिर आपको वो जो है फिर पाप लगेगा, है ना। तो ये आप मान के चलिए, एकदम बेसिक थ्योरी है जो कि रामायण सब में बहुत आपके जो ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि अगर GK का नाश्ता ना लिया जाए तो जो भी खाना खाया जाएगा या फिर जो भी नाश्ता किया जाएगा उसके बाद वो पूरी तरह से आपके शरीर में नहीं लगेगा। ठीक, नाश्ता मज़ेदार था। अब जो मैं पहले नाश्ता देता था, यानी जो पहले मिलते थे CGL Tier 1 के टाइम पे, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। वो एक तरह से थे सप्लीमेंट्री सब्सिट, मतलब ऐसे थे कि ठीक है ये भी कर लो, हो सकता है आ जाए, लेकिन ये जो है ना करना ही करना है, यहीं से आएगा, बस ऐसे समझ लो। राइट। सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSC means and I have taken all economics and 2 PYQ2. Is that enough or should I do also PYQ1? PYQ1 करने की कोई ज़रूरत नहीं कृष्णा जी, आप सिर्फ जितना आपने कर रखा है बस उसी को आप कंसोलिडेट करिए अभी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी एग्रीगेट्स। नाउ व्हाट आर मॉनेटरी एग्रीगेट्स? एक सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट से। भी मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते क्या, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मौद्रिक समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, मौद्रिक समुच्चय के नाम से ही जाने जाते हैं। अभी मौद्रिक समुच्चय होते क्या, मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते क्या हैं? तो जो हमारी देश की सेंट्रल बैंक है RBI, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? बैंक ऑफ बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। 1934 का एक्ट था जिससे कि स्टैब्लिश हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन बना था 1924 में। पहले ऑक्सफोर्ड स्मिथ थे इसके चेयर गवर्नर, और उसके बाद इंडियन थे CD देशमुख। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने RBI के रिगार्डिंग पढ़ी थी। ठीक है, RBI का रेगुलेशन, जो RBI जो रेगुलेशन करता है बैंक्स का, वो कौन सा एक्ट था ज़रा बताइए, वो कौन सा एक्ट था जिससे कि RBI को ये पावर देता है कि वो बैंकों को रेगुलेट कर सकता है? तो ये जो RBI है ना, हमारे देश में लिक्विडिटी चेक करने के लिए। नाउ यू बेटर नो व्हाट इज़ लिक्विडिटी। सभी लोग जानते हैं लिक्विडिटी होती क्या, तरलता होती क्या इकोनॉमिक्स के सेंस में जब हम बात करते हैं। यहाँ पे पानी नहीं होता है। ठीक है, पानी, इसका लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी यूजेबल फॉर्म में आपके जो है करेंसी, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइम डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि उनको हम जल्दी यूज़ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट में क्या आते हैं? हमारे सेविंग के डिपॉजिट हो गए, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हो गए। करंट वाले जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वो करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं और सेविंग्स में हम लोग रखते हैं। तो
हम कभी भी जाके पैसा निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में हमारे एफडी हो गए, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट जो हम लोग हर मंथ में करते रहते हैं, तो इनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब ये मैच्योर होते हैं। ये हम ऑन डिमांड, तो ये हमारे ज़्यादा लिक्विड है। तो लिक्विडिटी मैंने कहा था जैसे कैश है, कैश से ज़्यादा लिक्विड तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तुरंत हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लेना है तो मैं जाके नोट पकड़ाऊंगा, मान लेते हैं 100 का, तो वो तुरंत वो एक्सेप्ट करेगा और मुझे टमाटर नहीं देगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्यों कार्रवाई हो सकती है? बिकॉज जो मैं इसको करेंसी दे रहा हूँ दैट इज़ अ फिएट करेंसी, और फिएट करेंसी क्या होता है? एक तरह का लीगल टेंडर होता है इशूड बाय दी आरबीआई। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वो सब है ना, उसके साइन होते हैं, इसलिए वो फिएट करेंसी होती है। आज हम ये भी देखेंगे कि फिएट करेंसी, मैंने आपको बताया था, आपको मैंने क्रेडिट मनी बताया था। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी वो होता है जो ट्रस्ट में हम लोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेक है, चेक को अगर मैं चेक काट के दे दूँगी, ये ले भाई 500, ये 100 रुपये का चेक है टमाटर वाले से, ये लो मैं टमाटर दो, तो वो मना कर सकता है, लेकिन वो एग्री भी हो सकता है अगर वो चाहे तो। अगर हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए तो, यानी कि वो फिएट नहीं हुई, यानी अगर वो लेने से मना कर दे तो मैं इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो ले आपसी सहमति से तो फिड्यूशरी मनी कहलाती है। जैसे मैं आपको बिटकॉइन में पेमेंट कर दूँ, या फिर आप मुझे बिटकॉइन में पेमेंट कर दो कि सर बिटकॉइन कुछ खरीद रखे हैं, ये लो बिटकॉइन में हमारी फ़ीस ले लो, तो मैं मना कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मान जाऊँ कि हाँ ठीक है ले आओ, मुझे भी बिटकॉइन में बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो कुत्ता उत्ता जो डॉज कॉइन होता है, या फिर एरिथ्रियम हो गया आपका, तो मैंने उसमें ले लिया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज फिड्यूशरी मनी। यहाँ पे फिड्यूशरी मनी फिएट मनी का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूँ मॉनेटरी एग्रीगेट से बस ये आ गया, तो फ्लो में मैंने बता दिया, और इस पर क्वेश्चन भी आया था इसलिए। अब लिक्विडिटी मेजर करने के लिए आरबीआई हमारी मॉनेटरी एग्रीगेट्स का सहारा लेती है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स का सहारा लेती है डिफरेंट। जैसे कि इसने क्लासिफाई कर रखा है कि M0 या फिर M0, M1, ठीक है, M2, M3, M4, ये क्या है? ये डिफरेंट टर्म्स का यूज़ करता है हमारा आरबीआई, ताकि वो लिक्विडिटी को समझ सके कि भाई कहाँ पे ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, कहाँ पे कम सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, कितना मनी सर्कुलेट कर रही है। मनी का सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि मनी मल्टीप्लाई हो सके। मनी का मल्टीप्लिकेशन क्यों ज़रूरी है? वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो M0, M2, और इसके बहुत ज़्यादा हमें हिस्ट्री जोग्राफी में नहीं जाना है कि मॉनेटरी एग्रीगेट कब से चालू होता है, 1977 में इसका उद्गम होता है, वो सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछा अभी तक, तो फिर वो जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि M0, M1, M2, M3, M4 में क्या क्या आते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो M0 है ना, चलो इसको मैं बाद में बता दूंगा कि इसको हम हाई पावर्ड मनी है, फिर मॉनेटरी बेस के नाम से जानते हैं। इसको मॉनेटरी बेस के नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज ये हमारा बेस बनाता है। M1 एक आधार है M1, M2, M3 और M4 का, तो ध्यान रखना इसको हम मॉनेटरी बेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मॉनेटरी बेस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं, या तो ऐसा कर लेते हैं, रुकिए ज़रा, या तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, उनको थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे इनको लिख लेंगे। मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाई पावर्ड मनी। अब इस M0 में आता क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो M0 के या फिर M0 जो भी आप बोलो, प्रोनाउंस करो, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है करेंसी इन सर्कुलेशन। जो भी करेंसी मार्केट में इस समय चल रही है, सर्कुलेट हो रही है, सिक्के हो गए, पैसे हो गए, मतलब कागज़ के नोट हो गए, जितने सर्कुलेट कर रहे हैं वो सारे आ जाएंगे M0 में, ठीक है। सेकंड पे आता है आपका बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब क्या है कि जो भी बैंक्स हैं हमारी, कल हम लोगों ने देखा था कुछ पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी कि बैंक्स क्यों पैसा डिपॉजिट करवाएंगे आरबीआई में, वो सब कुछ आप जानते हैं कि बैंक क्यों पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, क्यों उनके पास पैसा लेने जाएंगे, सारी चीज़ें। तो बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, एंड द थर्ड एंड द लास्ट कंपोनेंट इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी कि जो एक तो बैंकर्स के डिपॉजिट हो गए वो, प्लस अदर डिपॉजिट हो गया। अब अदर कुछ भी किसी भी नेचर के हो सकते हैं, वो किसी भी नेचर के हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि बैंक नहीं, कोई क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी है, कोई क्वाज़ाई गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, उसने अपना बोला कि आरबीआई प्लीज़ हमारा पैसा डिपॉजिट कर लोगे क्या,
अरे बोला आओ तुम भी आ जाओ, लगे हाथ, तो वो अदर डिपॉजिट में आ जाएंगे। एम नॉट। इज़ दैट क्लियर? बस ये याद रखना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और बोलते क्या हैं इसको। तो कंपोनेंट हैं 3, करेंसी जो सर्कुलेट कर रही है मार्केट में, बैंकों ने जो आरबीआई में यानी कि जो सेंट्रल बैंक है देश की उसमें पैसा जो डिपॉजिट करवा रखा है, प्लस बाकी अगर मान लेते हैं बैंक के अलावा किसी ने कुछ अगर डिपॉजिट वहाँ पे करवा रखा है आरबीआई के पास, तो वो आरबीआई गिनेगा उसको, मॉनेटरी बेस के तौर पे लेगा उसको, हाई पावर्ड मनी बोलेगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हमारे बाकी जो आते हैं M1, M2, M3 एंड M4। M1 को हम बोलते हैं नैरो मनी के नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं किस नाम से? नैरो मनी के नाम से। अब नैरो मनी क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चलेगा। नैरो मनी क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चलेगा। अभी इस पे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये नैरो मनी मैंने क्यों लिख दिया। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे इसके नाम लिखे थे, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाकी अभी आप समझ जाएंगे नैरो मनी क्यों है। तो M1 में क्या आएगा? M1 के हैं आपके 4 रफली कंपोनेंट मैं बोल सकता हूँ। जैसे एक तो है करेंसी विद पब्लिक, जो हम लोगों के पास करेंसी है ना, जैसे हम लोगों ने जो रख रखा है, मान लेते हैं कि जो भी हम लोग के पास करेंसी सिंपल, ठीक, वो इसमें आ जाएगी। ठीक, दूसरा है करेंट डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, करेंट डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंक्स में जितना भी डिपॉजिट है वो आ जाएगा आपका इसमें। ठीक, जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ M2, M3, M4, तब मैं आपको फिर एक साथ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि तभी मैं आपको ये बता पाऊँगा कि क्यों इसको मैंने नैरो लिखा और किसको मैंने ब्रॉड बोला। अब यहाँ पे आते हैं M2 पे। ठीक है, M2 पे क्या चीज़ आएंगे अभी उस पर, अभी मैं आपके डाउट्स लूँगा। अभी मैं जानबूझ के डाउट आपके नहीं ले रहा हूँ या फिर इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने सारी चीज़ें फिनिश नहीं करी हैं। लेट मी फिनिश M1, M2, M3, M4 सारी चीज़ें, उसके बाद आते हैं उस पर। ठीक है, M2 पे आते हैं। M2 पता है क्या है? M2 को मैं सिंपल बोल सकता हूँ M1। इसमें मैंने क्या किया, M1 यानी कि पूरा जितना भी M1 का कंपोनेंट आ रहा है, यानी कि आपका करेंसी विद पब्लिक आ जाएगा, करेंट डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा, अदर डिपॉजिट विद इसमें आ जाएगा अदर डिपॉजिट जो आपके आरबीआई के पास हैं, प्लस यहाँ पे टाइम लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, और सेविंग जो डिपॉजिट्स हैं। फिर वही बार बार आप डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है, या तो कहो तो मैं ब्लॉक कर दूं आपको। मतलब हद है। ठीक है, तो M2 में M1 आ जाएगा। M1 का मतलब है ये मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, करेंसी विद पब्लिक, करेंट डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, प्लस M1 में प्लस मैं कर दूंगा सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। और एक चीज़, ये जो करेंट डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, इसको मैं सीधे डिमांड डिपॉजिट भी लिख सकता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो मैं यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जो डिमांड डिपॉजिट हैं, जो हम लोग अपना बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, दैट आर डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक, यहाँ पे आपके करेंसी विद पब्लिक आ जाएगी, प्लस जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 में क्या है? M2 में है आपका M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में ये मत समझिए कि सिर्फ वहाँ पे चिट्ठी आई है, चिट्ठी चित्रहार सिर्फ नहीं होता है वहाँ पे डिपॉजिट्स भी होते हैं, बहुत तरह के डिपॉजिट होते हैं। अगर वहाँ पे आप करवाना चाहते हैं तो मतलब खैर कोई ज़्यादा करवाता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने इसमें करवा रखी थी, एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होती है, PLI, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस। और इस वजह से मुझे पता है, बिकॉज मतलब इतने निकम्मे तो अब क्या ही बोलना सही रहेगा, लेकिन निकम्मे ही बोल सकते हैं कि जो रीजनल होते हैं ना, तो जैसे PLI की स्कीम, जैसे अब पापा की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैं गया कि इतना इतना जो भी है पैसा वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैंने किसी को भेजा, उन्होंने बोला कि आप जो सेंट्रल है ना इसका, मतलब जहाँ पे पूरा इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में, तो वहाँ पे जाइए, हमारे यहाँ पे ये नहीं होगा। तो फिर मैं गया, मैंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ज़रा पढ़िए ज़रा ये वेबसाइट में, कि मतलब ये कहीं पे भी एनी रीजनल सेंटर में कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी आप फॉर्म ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ सर हो तो सकता है, फिर भाई साहब बोले, जान गए कि अब तो ज़्यादा चल नहीं पाएगा। हाँ हो तो सकता है, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए बोला, ताकि सारी चीज़ें वो बता देंगे, इसलिए हमने कहा वो सारी चीज़ें हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म लेंगे कि नहीं? हाँ सर ले लेंगे, आप फॉर्म दे बस भर के हमें दे दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएं तो प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें, बस आपसे ये अनुरोध है ना। अपना जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसके अच्छे के लिए यूज़ करें,
ठीक। तो M2 में क्या आ जाएगा आपका, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो जो भी डिपॉजिट है, सेविंग, सारे डिपॉजिट नहीं, ऑल डिपॉजिट नहीं है पोस्ट ऑफिस वाले, यहाँ पे सिर्फ सेविंग डिपॉजिट है। जैसे यहाँ पे सिर्फ डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास हैं, टाइम डिपॉजिट वाले नहीं है, टर्म डिपॉजिट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। M3 पे आते हैं। M3 क्या होता है, M3 होता है आपका M1, ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, या फिर टर्म डिपॉजिट विद बैंक, टर्म डिपॉजिट विद बैंक। चिंता मत करिए, अभी सारा मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। M4 पे आते हैं, ठीक है। M4 क्या है, M4 में आता है आपका, M4 में आता है M3, जो अपने का M3 का कंपोनेंट है, यानी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में जो पूरा डिपॉजिट है वो अब इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे नैरो मनी बोलते हैं M1 को, और ब्रॉड मनी बोलते हैं, या फिर M1 M2 को कलेक्टिवली हम नैरो मनी बोल सकते हैं, और M3 और M4 को कलेक्टिवली हम लोग ब्रॉड मनी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं इसको ब्रॉड मनी? भाई जैसे मैंने बोला, ये एक चीज़ है, ये नैरो है, ये ब्रॉड है, मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें कम चीज़ें हैं, सिंपल इसीलिए बोल रहे हैं। फिर से समझिए, इसमें करेंसी विद पब्लिक है, इसमें डिमांड डिपॉजिट, इसमें अदर डिपॉजिट, 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है। M2 में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो गया, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, लेकिन RBI ये मानता है, जो कि रियलिटी भी है, तभी वो मानता है कि ना के बराबर होते हैं डिपॉजिट। आपको ही पता है पोस्ट ऑफिस में कौन ही अब करवाता है सेविंग जाके डिपॉजिट, आप में से तो काफ़ी लोगों को पता तक नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये आपका नैरो मनी में आएंगे दोनों, ठीक, नैरो मनी में। अब इसी M1 को उठा के मैं इसमें टाइम डिपॉजिट जोड़ रहा हूँ। टाइम डिपॉजिट समझ रहे हो, बैंक यानी FD RD जितने लोगों ने सब करवा रखी हैं सब इसमें आ जाएंगे, यानी कि थोड़ा बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया। फिर M4 और ब्रॉड हो गया। M3 को मैंने लिया, M3 को उठाया और उसमें बाकी कुछ और भी डिपॉजिट है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने जो उसमें करवा रखा था लाइफ इंश्योरेंस वाला, वो उनका सेविंग नहीं था, वो सेविंग डिपॉजिट नहीं था पोस्ट ऑफिस, वो उनका एक तरह से पूरा एक उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा था, तो वो पोस्ट ऑफिस के ऑल डिपॉजिट्स में जाएगा, यानी कि वो M4 के कंपोनेंट में आएगा। M1 M2 M3 किसी में नहीं आएगा, वो M4 में जाएगा। तो M4 में भी अगर मैं देखूँ तो सर हम M4 को ही ब्रॉड मनी क्यों नहीं बोल देते, M3 क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बिकॉज आप खुद समझो कि ये क्या है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी सेविंग वाले तो है ही हैं M3 में। M3 में सेविंग डिपॉजिट है कि नहीं है सर, ये कहाँ है? अब देखो M1 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, M3 में सेविंग नहीं है, लेकिन M4 में देखिए सारे डिपॉजिट आ गए, यानी कि सेविंग वाले भी आ गए और नॉन सेविंग भी आ गए, लेकिन वो ना के बराबर होते हैं। तो इसी वजह से मेन हम M3 को ही देख लेते हैं, क्योंकि ये ना के बराबर होते हैं जो पोस्ट ऑफिस में टोटल हमारे डिपॉजिट होते हैं। अब बताइए कि आपको समझ में आया है फिर नहीं? अब यहाँ पे मैं आपके डाउट्स लूँगा, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं? M0 को। नैरो मनी M1 और M2 को कलेक्टिवली बोलते हैं। ब्रॉड मनी M3 और M4 को कलेक्टिवली बोलते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, इसमें नेहा पाठक, इसमें दोनों में सेम होंगे, वो अदर डिपॉजिट विद RBI सेम होंगे, ठीक है। इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ RBI करता है देश में लिक्विडिटी को चेक करने के लिए। करेंसी विद पब्लिक, रितिका पाल, जो हम लोग के पास जो करेंसी है वो आएगी इसमें, जो सर्कुलेशन में जो चल रही है वो। ऑल डिपॉजिट टाइम प्लस डिमांड, बिल्कुल नितेश, ऑल डिपॉजिट में सारे ही आ गए, कुछ नहीं बचा। इंश्योरेंस टाइम डिपॉजिट वाले, जैसे अब अगर मान लो किसी ने इंश्योरेंस लिया पोस्ट ऑफिस में, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जाके मैच्योर होगा, ठीक है, तो वो उसमें आएगा। व्हाट इज़ गिनी? गिनी होता है एक कोफिशिएंट होता है जो इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मतलब कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, 0 है तो मतलब इक्वालिटी है, इसका मतलब ये होता है गिनी कोफिशिएंट, और इसमें लॉरेंस कर्व आ जाता है, ठीक है। सर इसको याद करा दो प्लीज़, कन्फ्यूजन हो रही है। अच्छा,
सर मनी इल्यूजन समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। अभी आएंगे, ठीक है, इरविन फिशर जी हमारे फिर से आएंगे जिन्होंने मनी इल्यूजन की थ्योरी दी थी, वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और कुछ डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं भाई, ये तो मैंने कल बताया था, मैं फिर से उसको रिपीट नहीं कराने वाला हूँ। डिमांड डिपॉजिट की जो ऑन डिमांड हम डिमांड कर सकते हैं बैंक से, जैसे हमारे सेविंग डिपॉजिट में होगा, जब चाहे तब हम पैसा निकाल सकते हैं बैंक से, वो डिमांड डिपॉजिट होगा। सर इसका आरबीआई ही क्यों करता, आरबीआई यूज़ क्यों करता है, क्यों करता है बताया तो, लिक्विडिटी चेक करने के लिए। अब भाई इससे ज़्यादा है तो आरबीआई से जाके पूछो कि क्यों करता है वो, ठीक है। वो लिक्विडिटी चेक करेगा, उसी हिसाब से अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को लेके आएगा ताकि बेटर मॉनेटरी पॉलिसी टूल ला सके, बेटर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, डिफ्लेशन से लड़ सके, रिसेशन से लड़ सके, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट कर सके, इकोनॉमी को अच्छे से चला सके सुचारू रूप से, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सके, इन सब के लिए यूज़ करता है वो। चलो बिल्कुल, उसमें संदीप उसको टाइम डिपॉजिट में रख सकते हैं, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे इसका है ना तो याद करने का देखो, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, थोड़ा सा तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे आपको समझिए कि M1 M2 नैरो है, M3 M4 ब्रॉड है। अब ब्रॉड हो गया, ब्रॉड हो गया मतलब चौड़ा हो गया, चौड़ा हो गया मतलब इसमें हमने टाइम डिपॉजिट भी जोड़ दिया M3 में। M1 को बस आप याद कर लो, M1 में क्या क्या आ रहा है, फिर उसके बाद M2 क्या है, M1 में आपने पोस्ट ऑफिस की सेविंग जोड़ दी फर्स्ट, फिर M3 वाला आएगा, M3 में आपने टाइम डिपॉजिट जोड़ दिए बैंक के, ठीक है। यानी कि पहले पोस्ट ऑफिस आया, फिर बैंक आया, फिर पोस्ट ऑफिस आ गया, समझ रहे हो। ऑर्डर समझो, ऑर्डर को समझो, क्रोनोलॉजी को समझो, अमित शाह जी हमारे बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। तो पहले पोस्ट ऑफिस आया, फिर बैंक आया, फिर पोस्ट ऑफिस आ गया, ये ऑर्डर याद रख लो तो तुम्हें याद आ जाएगा कि सर ने ये बोला था कि पहले सेविंग डिपॉजिट जोड़नी है पोस्ट ऑफिस की, फिर टाइम डिपॉजिट जोड़ा होगा बैंक का, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट तो पहले ही आ गया था, तभी तो नैरो मनी था। टाइम डिपॉजिट आया होगा बैंक, और फिर आखिरी में सारे डिपॉजिट आ गए होंगे पोस्ट ऑफिस के, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक, तो अभी देख लेते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ये चीज़। तो मनी मल्टीप्लायर होता है कि मनी कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है मतलब पैसे से कितना पैसा बन रहा है, पैसे से पैसे बनाने को मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, मैंने किसी को भी ये लोन पे दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने, एक है कि मैंने आपको लोन पे दे दिया, या फिर आपका वाला एग्जांपल नहीं लेते हैं बिकॉज यहाँ बैंक का लेते हैं तो बेटर तरीके से समझ में भी आएगा, और मनी मल्टीप्लायर का जो कोर है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बैंक को क्या दिया, मैंने बैंक को ये 10,000 रुपये जमा करवा दिए बैंक में, ठीक है कि ये लो बैंक, बैंक ने मुझे कुछ इंटरेस्ट रेट दिया होगा। आपको पता है बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है, ये पैसा तुरंत घुमा देगा लोन पे, ठीक है। तो लोन पे जब पैसा घुमा देगा, ये लोन पे पैसा घुमा देगा, तो मान लेते हैं 10,000 रुपये इसने घुमाया, और इस 10,000 से इसको मिले 15,000, क्यों, क्योंकि इसने इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जिसको ये 10,000 रुपये दिया, ठीक है। तो 15,000 इसको मिले, यानी 10,000 का उसने 15,000 कर दिया, यानी मनी मल्टीप्लाई हो गई, मनी मल्टीप्लाई हो गई। लेकिन अब मुझे बताओ कि मैंने कल तुम्हें बताया था पूरा का पूरा तो मनी लोन पे दे नहीं सकता है, आरबीआई बैठा है इसके ऊपर, बोलता है इधर सुनो पूरा पैसा नहीं, अपने हमारे पास भी लाओ, कुछ रखो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं, कल को तुम फेल हो जाओ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो इसीलिए पैसा कुछ हमारे पास लाओ। यानी कि बैंक हो सकता है कि मान लेते हैं कुछ सर्टेन परसेंटेज, कुछ भी सर्टेन परसेंटेज मान लेते हैं कि 4% है, ठीक है, मतलब 4% है, तो 4% मतलब कि आरबीआई बोलेगा 4,000 जो उन्होंने दिया आपको रुपये वो अब हमारे पास रखवा दो, और उसमें जो बाकी का 6,000 है वो लैंड कर दो। तो अब इनके पास क्या है, 6,000 सिर्फ लैंड कर सकते हैं, और हो सकता है 6,000 से इन्होंने मान लेते हैं 12,000 बना लिए, तो मनी कितनी मल्टीप्लाई हुई, 2,000 और एक्स्ट्रा यहाँ पे इनको मिल गए, तो इतने से मनी मल्टीप्लाई हो गई। तो पता है सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि मनी मल्टीप्लायर का इसमें से सही फॉर्मूला क्या है। तो मनी मल्टीप्लायर का पता है यहाँ पे हाँ ठीक है, MM ही होगा। मनी मल्टीप्लायर होता है 1/CRR, कैश रिजर्व रेशो। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/CRR, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ मनी इन सर्कुलेशन अपॉन रिजर्व मनी, ठीक है। मनी, या पहले वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो 1/CRR क्यों बोला। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर CRR के कैश रिजर्व रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं CRR गवर्नमेंट ने RBI ने बोल दिया CRR 100% है, 100% मतलब सारा का सारा हमको दे दो, अब कोई मनी तुम लोन में नहीं उठा सकते हो, यानी मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब बैंक RBI ने बोल दिया कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, CRR पूरा लैंड करो, मनी मल्टीप्लायर बहुत भयंकर हो जाएगा। क्यों भयंकर हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर, क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा पैसा बैंक लोन में उठाएगा तो ज़्यादा उसमें पैसा कमाएगा, तो ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगी,
तो सर सारा ही क्यों फिर आरबीआई ने बोल देता है कि सारा ही दे दो, क्यों मनी मल्टीप्लाई नहीं करवाने देना चाहता आरबीआई? क्योंकि आरबीआई बैंक को रक्षा भी करवाना चाहता है, आपके पैसे को बचाना भी चाहता है। कल मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारे मुन्नू जी छुन्नू जी आ गए कि हमारा पैसा वापस करो, हमारी मुन्नी जी को सोफ़ा सेट चाहिए, ठीक है, और पैसा नहीं है बैंक के पास, अगर सारा ही लेंड कर देंगे, सारा ही दे देंगे तो फिर उससे बैंकिंग सिस्टम से फेथ उठ सकता है ना। तो इसलिए वो कुछ सीआरआर रखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हुई किसी को कि अगर सीआरआर जितना कम होगा तो मनी मल्टीप्लाई उतनी ज़्यादा होगी, सीआरआर जितना ज़्यादा होगा मनी मल्टीप्लाई उतनी कम होगी। इसी को मैं बोल सकता हूँ कि मनी कितनी इन सर्कुलेशन है, मनी इन सर्कुलेशन अपॉन रिजर्व मनी, अपॉन रिजर्व मनी, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, रिजर्व मनी, ठीक है। ये 1/CRR वाला आप समझ गया ना, यही कोर था, बस ख़त्म हो गया आपका ये मनी मल्टीप्लायर, इतना ही सही था। सभी को समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। M4 ज़्यादा लिक्विडिटी होना चाहिए, नहीं ज़्यादा लिक्विडिटी, अब मैं यहाँ पे लिक्विडिटी का भी ऑर्डर आप लिख ही देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं, लिक्विडिटी का ऑर्डर भी लिख देते हैं। लिक्विडिटी की बात आई है तो यहाँ पे लिक्विडिटी का ऑर्डर भी लिख के बता देते हैं आपको। देखो अगर ये M1 M2 M3 M4, वो M0 तो चलो छोड़ो, मॉनेटरी बेस है, हाई पावर्ड मनी है, M1 M2 M3 M4 को रैंक करो जरा सभी लोग, M1 M2 M3 M4 इनको रैंक करो आप लिक्विडिटी के बेसिस पे, और किस किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा वो पहले आएगा, जो सबसे ज़्यादा कम लिक्विड होगा वो सबसे आखिर में आएगा। बताइए, लिक्विडिटी का ऑर्डर पे अरेंज करना है आपको, लिक्विडिटी ऑर्डर इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। करिए, दिमाग लगाइए, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देखिए, इवैल्यूएट करने की कोशिश करिए कि किसको आप जल्दी पैसे में कन्वर्ट करवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट को कि टाइम डिपॉजिट को, किसको करवा सकते हैं, गैस करिए। तो बहुत आसान है, ये हमें पता है कि डिमांड डिपॉजिट तो कभी भी ऑन डिमांड तुरंत पैसा मिल जाएगा, मैं गया एटीएम में खड़ाक से निकाला तुरंत एटीएम, एफडी थोड़ी ना तुरंत यहाँ पे वो हो जाएगी, एफडी क्या है, टाइम डिपॉजिट है, तो ये कम लिक्विड है, कल भी बताया था मैंने आपको। तो फिर आप M1 को ज़्यादा लिक्विड कैसे बोल सकते हैं, बताइए, खुद ही सोचिए, M1 को आप कैसे ज़्यादा लिक्विड बोल सकते हैं। तो अगर मैं लिक्विडिटी का ऑर्डर यहाँ पे देखूँ तो M1 इज़ मोर लिक्विड दैन M2 दैन M3 दैन M4, ठीक है, यानी कि ये M1 M2 M3 M4 लिक्विडिटी घट रही है, मनी ब्रॉड हो रही है, मनी ब्रॉड हो रही है। ब्रॉड क्यों हो रही है? बिकॉज ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं इसमें, इसलिए ब्रॉड होता जा रहा है। M1 M2 नैरो है, M3 M4 ब्रॉड है, लेकिन लिक्विडिटी घटती जा रही है। करेंसी विद द पब्लिक से इससे ज़्यादा लिक्विड तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जो करेंसी है सीधे कि मैं गया और तुरंत मैंने बोला ये लाओ, हम जो भी चीज़ चाहिए वो तुरंत मिलेगी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में मैं बैंक में जाना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट क्या है कि वो तुरंत नहीं टूटेगी, पूरे प्रोसेस कागज वागज जो करने पड़ेंगे और फाइन लगेगा, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस होगा वो, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ बस डिमांड को और टाइम को बस अपने दिमाग में रखो, उसके बेसिस पे बोल दो कि M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M4 सबसे कम लिक्विड है। आई होप यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा अभी, ठीक है, लिक्विडिटी वाला भी। और कुछ डाउट किसी का? सबने सही आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सबने सही दिया है। सर एक और, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, क्या वॉल्यूम इंक्रीजिंग? कविता भाभी, चलो, तो अभी मनी मल्टीप्लायर भी आप समझ गए, 1/CRR कितना मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। जितना बैंक लोन में पैसा उठाएगा उतना ही ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा, जितना ही कैश रिजर्व रेशियो कम होगा उतना ही मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है? धन के संचलन का वेग, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है। सिंपल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक 100 का नोट है, ठीक है, 100 का नोट है, मैंने टमाटर वाले को दिए ये 100 के नोट। पहले तो मैं ये बैंक से निकाल के लाया और मैंने टमाटर वाले को दिया। टमाटर वाले ने दिए, मान लेते हैं टमाटर वाले ने किसको दिए होंगे, टमाटर वाले ने मान लेते हैं कि भाड़े वाले को दिए, मतलब जिससे भी वो सामान लाता होगा ना टमाटर लाद के लोडर वोडर में, तो भाड़े वाले को दिए, ठीक है। तो लोडर वाले को इसने दे दिए कि लो 100 रुपये उसका जो भाड़ा था, ठीक है। लोडर वाले ने अपने बच्चे के लिए मान लेते हैं कि
मान लेते हैं उसने अपने बच्चे के लिए कुछ बुक्स खरीदी, तो वहाँ बुक्स वाले को, बुक स्टॉल वाले को पेमेंट कर दिया होगा। उस बुक वाले को जो है उसने मंगाया होगा मान लेते हैं कुछ रिफ़्रेशमेंट अपने बुक शॉप के लिए, तो रिफ़्रेशमेंट वाले को दिए होंगे। ऐसे मतलब क्या हो रहा है, पहले 100 रुपये टमाटर वाले के पास, फिर लोडर वाले के पास, फिर या फिर सबसे पहले मेरे पास, फिर टमाटर वाले के पास, लोडर वाले के पास, बुक्स वाले के पास, रिफ़्रेशमेंट वाले के पास। तो एक साल में वो जो मनी है, ये जो है कितने हैंड्स एक्सचेंज कर रही है, नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज्ड, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज्ड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। सिंपल। ये इस पे भी डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन बन गया था, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीजीएल 2022 में बन गया था। बट अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो इसी से रिलेटेड है, जो हमारे इरविन फिशर जी ने दी थी। किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी इरविन फिशर जी ने। ये थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनिए, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आ चुका है, 2 बार बना है। अब इरविन फिशर से रिलेटेड हम लोगों ने अभी पढ़ा है एक थ्योरी जो मनी इल्यूजन की थी, उसको बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो। इन्होंने ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये बोला था कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अगर आप मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ा दो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट से मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन और जो प्राइस जो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपका जो प्राइस लेवल है ना वो चीज़ों का बढ़ जाएगा। आई अगेन रिपीट, फिशर जी ने बोला कि अगर आप मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा दो, जैसे करेंसी को प्रिंट कर दे गवर्नमेंट आज, ठीक है, और उसको सप्लाई कर दे इकोनॉमी में, ठीक है। कैसे सप्लाई करेगी? बैंक्स को पहुंचा देगी कि भाई आप कम रेट में लोन दो और सारी चीज़ें, तो बैंक इकोनॉमी में वो पैसे सारे पहुंच जाएंगे, ठीक है, पैसे पहुंच गए। अब अगर पैसे पहुंच गए मतलब मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा रुपए आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक्स अमाउंट ऑफ मनी है पूरे हमारे कंट्री में लोगों के पास, अब एक्स प्लस मान लेते हैं कोई कुछ डेल्टा, कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ करेंसी आ गई। मान लेते हैं मेरे पास जो गवर्नमेंट हमारी आरबीआई ने, आपको पता है करेंसी कौन प्रिंट करता है, एक का नोट और एक का सिक्का छोड़ दें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो सब आरबीआई करती है, ठीक है। आरबीआई ने प्रिंटिंग विंटिंग करके भेज दिया। अब मेरे पास मान लेते हैं उसकी प्रिंटिंग की वजह से मेरे पास, एक इंडिविजुअल के पास मेरे पास 1000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, तो वो 1000 को मैं खर्च करूँगा, है ना, बिल्कुल खर्च करूँगा 1000 रुपये को। तो 1000 में मैंने हो सकता है कि मैं मान लेते हैं कि 500 सेव किया और 500 को मैं अब कहीं उसको एक्स्ट्रा और स्पेंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मनी आ गई। तो मैं अब क्या करूँगा, अब क्योंकि सप्लाई तो उतनी है, ठीक है, जो सप्लाई है ऑल द गुड सर्विसेज सोल्ड विद इन एन इकॉनमी, ये सप्लाई को दिखा रहा है, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन है वो सेम है, उतना ही अभी माल का उत्पादन हो रहा है, अभी भी उतना ही हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई नहीं इंक्रीज़ करी तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। ये हम लोगों ने सब पहले समझ रखा है डिमांड और सप्लाई में। बस यही बेसिक सी थ्योरी है कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ा दोगे तो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। प्राइस लेवल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस इन इकॉनमी विल इंक्रीज इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस एंड अदर फैक्टर आर कॉन्स्टेंट। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये MV इज इक्वल टू PT, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ ली थी सीजीएल में कि इनमें से कौन सा सही है, तो MV इज इक्वल टू PT सही है। M क्या है, V क्या है, P क्या है, T क्या है, मैंने बता दिया है। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलती क्या है वो मैंने बता दिया है। इसको मैं लिख देता हूं कि इफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इज इंक्रीज्ड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, then the price level increases, then the price level of goods increases। सिंपल, ठीक। किसने दी थी? फिशर जी ने दी थी। फिशर जी ने ये हमारा मनी इल्यूजन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जब इन्फ्लेशन पढ़ा रहा था, बट आप में से किसी ने भी पूछा था तो मैं बता देता हूँ। मनी इल्यूजन इन्होंने, फिशर जी ने बोला था कि ये मनी इल्यूजन ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आपकी सैलरी, जैसे आप की सैलरी आज मान लेते हैं 20,000 है, ठीक है। आज से 5 साल पहले या फिर 4 साल पहले 15,000 थी, 3-4 साल पहले 15,000 थी। तो आप ये सोच के खुश हो गए कि देखो मेरी सैलरी 5,000 से बढ़ गई, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं देखी कि भाई इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, यानी कि अब जो चीज़ आप 15,000 में पहले ख़रीद पाते थे वो आज 20,000 में भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ों के दाम भी बढ़ गए। वो होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की वजह से, और एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी सैलरी घट गई है। इसको बोलते हैं मनी इल्यूजन। आपको फॉल्स इल्यूजन हो रहा है, फॉल्स सेंस ऑफ नोशन आप डेवलप कर रहे हैं कि आपकी मनी इंक्रीज़ हो गई है, बट एक्चुअल में आपकी मनी डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ कर गई है। यही सेम केस यहाँ पे भी काम करता है कि अगर मान लेते हैं मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई,
मनी सप्लाई तो इंक्रीज़ कर गई, चीज़ों के दाम भी तो बढ़ गए, यानी कि यहाँ पे प्राइस लेवल बढ़ता है और जो एक तरह से बोल सकते हैं कि परचेजिंग पावर है मनी की वो घट जाती है, ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, या फिर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में वैल्यू ऑफ मनी भी बोल सकता हूँ। उस एक 10 के नोट की वैल्यू घट गई अब, उस 100 के नोट की वैल्यू घट गई अब, समझ रहे हैं आप? क्योंकि 100 रुपये में जो मान लेते हैं 100 रुपये में जो आपको पहले 5 किलो टमाटर मिल जाता था अब 2 ही किलो मिलता है, तो भले वो है तो 100 का नोट, लेकिन वो उसकी परचेजिंग पावर घट गई, यानी कि उसकी एक्चुअल में 100 के नोट की यानी मनी की वैल्यू घट गई, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब थोड़े से समझ लेते हैं बेसल नॉर्म्स। पहले ये बताइए कि सबको यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तब मैं आपको बताता हूँ ये बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं। सीधे मैं सिंपल वही आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन बने हैं, नो इधर उधर का फालतू का चीज़। और इधर से फालतू की यार बात मत करो, ठीक है? कुछ 3-4 लोग हैं जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं कमेंट में, फालतू में क्यों ब्लॉक करूँ मैं सोचता हूँ, है? फिर आप डाउट भी नहीं पूछ पाओगे अगर डाउट आएगा तो। शिवांगी, डिवैल्यूएशन ये सब चीज़ें ना मैं आपको कल जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाऊंगा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, हमारे जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग 5 ईयर प्लान्स और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई थी उनको देखेंगे। और कुछ लोग जो है ना मॉक करते रहते हैं कि सर मॉक में ये आया था, मॉक में वो आया था। अगर एसएससी ने पूछा है वो मेरे से बोलो, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट कि एसएससी ने ये पूछा है और हम लोगों ने किया नहीं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार ये किया नहीं, अच्छा तो मतलब ये और करवाना है। मॉक में क्या पूछते हैं मैं आपको पहले भी उसके थ्रू बता चुका हूँ। मॉक में अगर मैंने आपको पढ़ाया मॉक में पूरा आ जाए उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ खुशी नहीं है, और मैंने पढ़ाया मॉक में कुछ नहीं आता उससे मुझे कोई दुख नहीं है। एसएससी में आता है तो खुशी है, एसएससी में नहीं आता है तो दुख होगा, या फिर कोई और अगर एग्ज़ाम है, कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। मॉक में कोई बनाता है? कोई भगवान उतर के थोड़ी ना बना रहा है, खुद ही सोचो ना थोड़ा। मैं ये कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ मॉक्स को, मैं ये बता रहा हूँ कि अब पता चला मॉक के पीछे भाग रहे हैं, एसएससी कहीं और भाग रहा है, तो मैं एक टाइम पे 2 जगह तो भाग नहीं सकता हूँ कि मॉक को भी देख रहा हूँ एसएससी को। मैं सिर्फ एसएससी को फॉलो करूँगा बस, ठीक है? बाकी है जो अदर एग्जाम्स हो रहे हैं मुझे कोई उससे नहीं है लेना देना मॉक से कि मॉक में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एसएससी में अगर क्वेश्चन है आप बिल्कुल भेजिए, मैं तो बहुत ही एकदम आतुर बैठा हुआ हूँ कि आप बताइए किस, जैसे मैंने आप उस दिन जब एनबीएफसी और एमएफआई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बोला भी था कि भाई ये एक लोगों ने बोला कि सर एमटीएस में भी पेपर दे के आया, ये क्वेश्चन है एमएफआई में, तो मैंने पूछा भी क्या, हम लोगों ने पढ़ा, वो आया था कि नहीं आया था, प्लीज़ क्वेश्चन भेजिए, व्हाट्सएप है सारी चीज़ें, कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि हम लोगों ने ये टॉपिक किया और सर ये क्वेश्चन जो है ये नहीं कर पाए, तो मैं उसको बिल्कुल देखूँगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा, सारी चीज़ें हैं कि नहीं, और लॉजिकल भी है ना। अब आते हैं बासेल नॉर्म्स पे। ये बासेल नॉर्म्स क्या हैं, बेसल बासेल जो भी बोलो, ठीक है? तो बेसल एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में सॉरी, किस की ख्वाहिश है जॉब के बाद स्विट्ज़रलैंड घूमने की, किस की ख्वाहिश है? और ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसको बनाया गया था, फ्रेंडशिप गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड, किसको बनाया गया था बताइए? उनका नाम एन से चालू होता है, एन से। तो बासेल एक कमेटी बनाई गई थी स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में क्यों बनाई गई थी? इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत देश है इसलिए नहीं बनाई गई थी। एक्चुअल में बैंक ऑफ या फिर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बैंक या फिर ब्यूरो ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसको BIS बोलते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक है उसका हेडक्वार्टर यहीं पे है, ठीक है? उसका हेडक्वार्टर जो है वो बासेल में ही है या फिर बेसल में ही है। ये 1930 में बना था ये संस्था आपका, 1930 में, और इंडिया भी इसका मेंबर, इसमें तकरीबन 130 देश थे जब ये बना था, ठीक है? और बासेल इसी वजह से यहाँ पे इस कमेटी का गठन होता है। यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है बासेल कमेटी या फिर बेसल, चलो बासेल नहीं बोलता हूँ, बेसल होगा आई थिंक, ठीक है? तो बेसल कमेटी ये बनाई गई थी 1974 में। किसने बनाई थी?
G20 आप सुनते हैं ना, G20, ऐसे ही G10 है। G10 ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़ ने बनाई थी 1974 में। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो G20 लिख देगा, आपको बहुत सही लगेगा कि हाँ G20 होगा, ठीक है। या फिर अगर आपने G10 पढ़ा है तो वहाँ पे बहुत, अभी अगर मैं इस चीज़ को पिन पॉइंट ना करूँ तो वहाँ आप G20 मार दोगे, है कि नहीं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको 1974 में बनाया गया था बेसल कमेटी को, जिसने कि अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसने कि अपने नॉर्म्स दिए थे। अब नॉर्म्स किस लिए दिए थे, अब वो ध्यान से समझिए। इसलिए दिए थे क्योंकि हो ये रहा था कि बैंकिंग सिस्टम कहीं एक जगह का गड़बड़ाता था तो उससे, क्योंकि इकोनॉमीज़ अब हमारी कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सब पूरे, मतलब ओवरऑल जो कंट्रीज़ हैं उन सब की देशों की इकोनॉमी कनेक्टेड है। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, हमारे बेटे की हालत ख़राब हो गई, है ना। उसमें यहाँ पे बहुत हाई इन्फ्लेशन और बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हालत चल रही है पाकिस्तान की। उसका एक रीज़न रशिया यूक्रेन वॉर भी है, क्योंकि उसकी वजह से जो बेसिक जो वीट वगैरह उसके प्राइसेस बढ़ गए। तो ये है कि कहीं एक चीज़ जगह पे अगर इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ, जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ यूएसए में, उसने काफ़ी देशों का इफेक्ट किया। भले इंडिया उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत देश की इकोनॉमी एकदम गिर गई, ऐसा हुआ। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और बैंकिंग सिस्टम क्यों गिरता है, वो इसलिए गिरता है क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जैसे जो बैंक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि बैंक लोन देता है, हमने बैंक को पैसा दिया, बैंक पैसा बनाता है, मनी को मल्टीप्लाई करता है उस पैसे से जो हमने उनको दिया है। वो मनी मल्टीप्लायर 1/CRR होता है। क्यों? क्योंकि जितना कम में रिजर्व में होगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो बैंक क्या करता है कि अपने प्रॉफिट को देखने के चक्कर में उसके आंखों में वो दिल का साइन बन जाता है जैसे ही कोई आता है लोन लेने, और वो किसी को भी लोन दे देता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, इन जैसे, ठीक है, नीरव मोदी, इन जैसे लोगों को भी लोन दे देता है, ठीक है। और उससे होता क्या है कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है कि नहीं। ऐसे लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं और वो फिर डिफ़ॉल्टर कहलाते हैं, वो लोन चुकाते नहीं हैं। तो इसी वजह से बेसल कमेटी बनाएगी कि भाई आप अपने बेसल नॉर्म्स दो, और उसने कुछ जो भी इसका मेंबर होगा कंट्री, वो उसको ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसने 3 नॉर्म्स दिए, ठीक है। एक सेकेंड कोई चल क्यों नहीं रहा। तो इसने 3 नॉर्म्स दिए। एक बेसल 1, ठीक है, बेसल 1 1988 में। इसने फोकस किया क्रेडिट रिस्क पे। क्रेडिट रिस्क का भी मैं आपको समझाऊंगा। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है जो भी पैसा दिया जा रहा है उसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसने जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स करी, ठीक है। मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट फिक्स करी, रिक्वायरमेंट वो थी 8% ऑफ, फिक्स्ड रिक्वायरमेंट एट 8% ऑफ RWA। इस RWA का मतलब है रिस्क वेटेड एसेट्स, रिस्क वेटेड एसेट्स। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है और ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, समझो ध्यान से। ये बैंक है, ठीक, ये बैंक है। बैंक के पास 4 लोग लोन लेने आए। एक तो हैं, मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपके फादर गए, फादर आपके मान लेते हैं सैलरीड हैं, तो मान लेते हैं कोई एक पर्सन ए है जो कि सैलरीड है, सैलरीड एम्प्लॉई है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पर्सन ए मैंने इसको बोल दिया। दूसरे मान लेते हैं गए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा, जैसे मान लेते हैं कि रतन टाटा जी हमारे गए, ठीक है। जो रतन टाटा तो खैर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक है अच्छे ही रख लेते हैं, रतन टाटा जी, ठीक है। रतन टाटा जी लोन लेने गए, वैसे तो उनको क्या ही ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं रतन टाटा जी गए लोन लेने के लिए, उनको पर्सन बी हम बोल देते हैं, ठीक है। तीसरे गए, मान लेते हैं कि एक कोई ऐसा बिजनेसमैन गया, जैसे कि ठीक है उसका बिज़नेस ठीक चल रहा है, लेकिन अभी कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ये चुका ही चुका देगा पैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अशनीर ग्रोवर गया ठीक है, तो अशनीर ग्रोवर गया, ठीक है। और चौथा मान लेते हैं विजय माल्या गया, विजय माल्या गया। तो इसमें पर्सन सी, पर्सन डी इस तरह से नेम कर देता हूँ। अब पता है इसको बैंक को क्या करना होगा, बैंक को ये देखना होगा कि वो उसको परसेंटेज निर्धारित करना होगा कि ये कितना परसेंट चांस है कि ये पैसा लौटा देगा। इनके कितने परसेंट चांस है कि लौटा देंगे, अशनीर ग्रोवर कितने परसेंट चांस है लौटा देंगे, और विजय माल्या कितने परसेंट है कि लौटा देगा ये।
तो सैलरीड एम्प्लॉय की अगर बात करें तो मान लेते हैं इसका 100% चांस है। क्यों? क्योंकि मंथली में सैलरी आती है और कोई बहुत ज़्यादा लोन नहीं लिया है, 5 लाख का लोन लिया है, 50,000 तो सैलरी है भाई की, या फिर 70,000 तो सैलरी है, तो वो आराम से चुकाता रहेगा, किश्त भरता रहेगा और ये दे देगा। 100% है विद ज़ीरो रिस्क। ठीक है, रिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़ीरो रिस्क है, इन्वॉल्व है। रतन टाटा केस में अगर बात करें तो ये बिजनेसमैन है, बहुत चांसेस हैं कि क्यों, क्योंकि बहुत ही स्टेबल हैं और सबको ही पता है रतन टाटा ब्रांड है। ठीक है, तो 90% चांस है और हो सकता है कि इनका बिजनेस ये जिसका पर्पज़ के लिए उन्होंने 5 करोड़ या फिर 10 करोड़ या फिर 20 करोड़ रुपए लिया है, तो वो चांसेस हैं कि हो सकता है कि बिज़नेस वो ना चले। तो 10% यहाँ मैं रिस्क ले लेता हूँ। अश्नीर ग्रोवर उतने कोई बहुत भयंकर बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है बिजनेसमैन है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 50-50, अगर बिजनेस चल गया, जैसे कि इन्होंने अभी एक गेमिंग करके कुछ ऐप वगैरह लॉन्च किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, करने के बाद 28% गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। अब रोते फिर रहे हैं कि गेमिंग तो बर्बाद हो जाएगी ये वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर मान लो इनका बिज़नेस डूब जाए तो फिर मान लो इन्होंने जो भी पैसा फॉर एग्जांपल लिया होगा तो वो शायद बहुत ही कम रिटर्न कर पाएंगे, तो 50% और 50% मान लेते हैं। और चौथा ले लेते हैं विजय माल्या। विजय माल्या का ऐसा है कि 10% चांस है कि लौटा पाएंगे, 90% चांस है कि नहीं लौटा पाएंगे। या फिर कोई एक ऐसा बंदा जो शराबी टाइप है, तो है क्या, मतलब बैंक ने इनको इसलिए लोन दे दिया, मतलब लोन दे सकता है तुरंत आके, बिकॉज विजय माल्या ने क्या है कि बहुत बड़ा लोन मांग रहे हैं और इसमें रिटर्न भी अच्छे खासे मिल सकते हैं बैंक को। तो बैंक बिना देखे सोचे समझे अगर इन सबको एक तरह से लोन दे देगा तो बैंक के फेल होने के चांसेस हैं। तो ये बोलता है बेसल नॉर्म्स कि आप पहले रिस्क को कैलकुलेट कर लो, और जितना भी रिस्क है आपका आया है उसका 8% कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर ये पैसा ना भी लौटाएं ये लोग तो आपके पास इतना पैसा है कि आप एकदम से ढहेंगे नहीं, ख़त्म नहीं हो जाएंगे पूरी तरह से। तो आप 8% पैसा अपने पास, जितना भी रिस्क का पैसा है आप रिस्क कैलकुलेट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 करोड़ दिया रतन टाटा को, तो 10% रिस्क है ना, नहीं 1 करोड़ की रिस्क है ना। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर को मान लेते हैं 1 करोड़ दिया, 50%, 50 लाख की रिस्क है ना। तो इन सबको जोड़ लो रिस्क को और उसका 8% निकाल के अपने पास हमेशा रखो ताकि आप फेल ना करो। ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये होता है रिस्क वेटेड एसेट्स, और ये बेसल 1 में बोला गया था। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसल 2 बेसल 3 भी लिख देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे पता है और भी टर्म्स आते हैं, जैसे कि टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, वो आपके जानने की ज़रूरत नहीं है। वो यूपीएससी वगैरह में कभी कभी पूछ लिया था, वो भी यूपीएससी में, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि तो मैं आपको बताऊँ 2023 सीजल में बस इतना क्वेश्चन पूछा गया कि और भी एग्जाम में जैसे एसएससी में पूछा गया कि बेसल जो नॉर्म्स है उनका किससे संबंध है, बेसल नॉर्म्स किससे रिलेटेड हैं। तो एक है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इस तरह से कुछ थे। तो मतलब सिंपल सी बात है कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, इतना तो सभी लोग जान गए हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो पूछ भी लेगा ना, कि पूछा भी है भी उसने, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे आए क्वेश्चन, पता है कैसे क्वेश्चन आया, अभी मैं आपको बताऊँगा, चलो बता ही देता हूँ। जो ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो NBFC MFI है, NBFC यानी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं, और मैंने बताया था जो माइक्रो लेंडिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, माइक्रो लेंडिंग में इन्वॉल्व है, तो उनको NBFC MFI बोलेंगे। कौन सी कमेटी की सिफारिश से ये हमारे बने थे, पहले तो ये बताइए। तो इनके लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, वो 15% है, 15% ऑफ RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स। मतलब नॉर्मल के लिए बैंक के लिए 8% है, बट इनके लिए 15% निर्धारित किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कि आप 15% अपना कैपिटल मेंटेन करके चलिए। तो वो कमेटी का आप नाम जानते हैं, कमेटी है मालेगाम कमेटी ऑफ 2010। ठीक है, अभी आते हैं और पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए, किसको फादर ऑफ माइक्रो लेंडिंग या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, जो बांग्लादेश के थे, वाई से नाम चालू होता है उनका। रिकॉल करते रहा करिए, अब पीछे की चीज़ें ऐसे ही रिवीजन होगा। ठीक है, तो और NBFC ये बताइए कि क्या NBFC डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैन NBFC एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, क्या ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये वो तो चलो मैंने पूछ लिया। ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस आंसर हो जाएगा फादर वाले एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये कौन रेगुलेट करता है इनको, RBI ही रेगुलेट करता है। क्या इनको CRR और SLR मेंटेन करना पड़ता है NBFC को, आंसर बताइए, येस और नो में आंसर बताइए। क्या NBFC को CRR SLR मेंटेन करना पड़ता है, दी आंसर इज़ नो, इनको कोई इन पे वो नहीं होता है मेंटेन करने का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बेसल 2 पे। बेसल 2 के नॉर्म्स कब दिए गए और बेसल 3 के कब दिए गए। तो अगर हम बेसल
टू की अगर बात करें तो जो बेसल टू की जो गाइडलाइंस आई थी वो इन ईयर 2004 पब्लिश करी गई थी, ठीक है। बाकी हमें जाना नहीं कि इनमें गाइडलाइन में क्या था क्या नहीं था, बता रहा हूँ इतना बेसिक सा क्वेश्चन बना कि बेजल का संबंध है किससे, बैंकिंग सिस्टम से। उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो बेजल वन में रिस्क वेटेड एसेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना परसेंटेज है वो पूछ लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और 2008 में आपका पब्लिश हुआ था जो बेजल 3 नॉर्म है, बस इतना हमें जानने की ज़रूरत है, ख़त्म। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर नो है, ठीक है। और किसी का यहाँ तक कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। और इंडिया, हाँ इंडिया भी कौन से फॉलो करता है, इंडिया बेजल वन को फॉलो कर रहा है, नहीं 8% वाला। क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये मतलब बढ़ता गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बेजल 3 में ना, बेजल 3 में ये कर दिया गया, बेजल 3 में ये कर दिया गया कि आप मेंटेन करो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 12.9%, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग कैपिटल रखा गया, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। तो अगर ये कभी पूछ ले कि भाई टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल का संबंध किससे है, तो बता देना कि बेजल नॉर्म से है, ठीक है। अब पढ़ाने को मैं डीप में जितना ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर इनपुट आउटपुट रेशियो भी देखना पड़ेगा ना। अब वही दिक्कत यही होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इकोनॉमिक्स का, सिर्फ इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, तो मैं ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, महीने भर इकोनॉमिक्स खींचूंगा और ऐसी इकोनॉमिक्स खींचूंगा कि फिर आएगा तो वहीं से। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या तुम्हारे अंदर वो स्टोर है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो मैथ्स भी करना है, तुम्हें रीजनिंग भी करना है, तुम्हें इंग्लिश भी करना है, जीके में तुम्हें पॉलिटी भी करना है, तुम्हें हिस्ट्री भी करना है, तुम्हें ज्योग्राफी भी करना है, हिस्ट्री में भी 3 तरह की हिस्ट्री है, साइंस भी करना है, साइंस में भी 3 तरह की, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है, स्टैटिक भी करना है, इतना सारा लोड है। तो क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, मेन आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। बाकी यूपीएससी के लिए पढ़ना हो तो आप बताइएगा, उसका भी पढ़ा देंगे फिर। तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स आर इंक्लूडेड इन विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो पहले हम लोग के सामने क्वेश्चन आए थे, मैंने नहीं करवाया था आपको, अगर आपको याद हो, इसीलिए नहीं करवाए थे, क्योंकि अब हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब आप कर भी पाएंगे। एनबीएफसी होता है, एनडीएफसी नहीं, एनबीएफसी, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है मुकुल जी, और पहले हम लोग कर चुके हैं ये। क्वेश्चन सेंड किए थे सर जी व्हाट्सएप पे, एमटीएस वाले, आपने देखा ही नहीं अभी तक। जो भी भेजना होता है क्वेश्चन किसी भी लेटेस्ट यूट्यूब के वीडियो में, इस वाले वीडियो में नहीं, बिकॉज ये तो प्राइवेट हो जाता है, बाकी किसी वीडियो में कमेंट कर दिया करो तो मैं देख लूँगा, वो मेरे कमेंट आते रहते हैं। व्हाट्सएप पे क्या है, व्हाट्सएप कभी मैं यूज़ करता हूँ नहीं करता हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो प्लीज़ जो भी अगर एमटीएस के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन एनकाउंटर करते हैं नया, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ भेजिए क्वेश्चन, है ना। 5 ईयर प्लान प्रीति जी परसों होंगे हम लोग के 5 ईयर प्लान, और जो वो है, ठीक है, इन्फ्लेशन में अगर गोल्ड एज अ कोलेटरल रखें तो कैसे फ़ायदा होता है। वो गोल्ड के प्राइस बढ़ने चाहिए। अगर गोल्ड के जैसे आपके प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे आपने मान लेते हैं कि गोल्ड रखा है, ठीक है, गोल्ड एज अ कोलेटरल आपने रखा है, अच्छा, गोल्ड एज अ कोलेटरल रखा है, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, मतलब आपने कोलेटरल के तौर पे, गिरवी के तौर पे रखा है आपका, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, दैट मीन ये है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, दैट मीन कि गोल्ड का प्राइस फिर बढ़ रहा होगा उसके अपोजिशन में, जितना आपने पैसा आपने लेंड लिया है, मतलब एक तरह से बोरो किया, नॉट लेंड, बोरो किया आपने, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस किस में जाएगा, आर इंक्लूडेड इन विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सेविंग डिपॉजिट, आंसर देखते हैं किसने क्या दिया। M4 में सारे डिपॉजिट आ जाते हैं, M3 में टाइम डिपॉजिट आते हैं, M2 में आते हैं आपके जो सेविंग वाले डिपॉजिट हैं वो, ठीक है। तो M2 इसका किसने आंसर दिया, सभी ने आंसर दिया है, ठीक है। M3 में क्या आ जाएगा, M3 में आपके टाइम डिपॉजिट आ जाएंगे, इसमें सेविंग वो नहीं होते हैं, इसमें ऑल पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट आ जाएंगे, ठीक है, ऑल पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हो जाएंगे आपके, ठीक। सेकंड पे आते हैं, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच मनी सप्लाई एग्रीगेट। डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा किस धन आपूर्ति समुच्चय में शामिल है। किसमें, अभी देखा हम लोगों ने M4 में शामिल है, ठीक है। M1 आपको मतलब देखो M1 के में तो करेंसी विद पब्लिक हो गया, बाकी भी चीज़ें, बट डिमांड डिपॉजिट एक की फैक्टर था। M3 में टाइम डिपॉजिट एक की फैक्टर था, ठीक है। M2 में पोस्ट ऑफिस की सेविंग एक की फैक्टर है, M4 में ऑल डिपॉजिट, ठीक है। थर्ड, डैश आर नोन एज नैरो मनी, इनमें से नैरो मनी किसको बोलते हैं, M1 M2 M2 M4 M3 M2 या फिर M1 M4। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, एकदम
तेज़ी के साथ, ताकि हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर सकें जल्दी जल्दी अटैम्प्ट। तो नैरो मनी की यहाँ पे बात कर रहा है, तो नैरो मनी क्या होगा, M1 M2 होगा। M0 क्या होता है, फिर M0 क्या होता है, हाई पावर्ड मनी होता है, ठीक है। कल हम लोग ये देखेंगे हॉट मनी, ठीक है, हॉट मनी देखेंगे कल, जब मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम लोग FDI FPI इन सब को देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो कल हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो आपका, बिकॉज परसों मैंने रिजर्व कर रखा है 5 ईयर प्लान और जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी उनके लिए, और कल जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कुछ फिजिकल पॉलिसीज़, इन सबको गवर्नमेंट स्कीम अगर कुछ हैं तो वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इस वीक आपका फिर इकोनॉमिक्स खत्म, संडे को हो जाएगा आप लोगों का एप्लीकेशन पे टेस्ट, और उसके बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट ज्योग्राफी को, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाई पावर्ड मनी। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है आपको, टेस्ट इसीलिए होता है ताकि आपका सारा कुछ जो वीक में करते हैं उसका रिवीजन हो सके। तो प्लीज़ पीछे की चीज़ें, जैसे पॉलिटी आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज़ करते रहिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद होगा क्या कि आपको बिल्कुल याद नहीं आएंगी चीज़ें जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, जो सब कॉन्शियस में आपकी चली गई थी, और सब कॉन्शियस से तभी निकल पाएंगे जब आप तुरंत उसको रिवाइज करेंगे। तो 1-2 रिवीजन आपको हमेशा करने, एक तो विदिन 24 आवर्स आपको एक रिवीजन करना है, विदिन 24 आवर्स करना है चीज़ों का, एक वीकली रिवीजन करना है जो भी आपने वीक में पढ़ा है, फिर आपको टेस्ट अटैम्प्ट कर लेना है, और फिर आपको एक फोर्टनाइटली रिवीजन करना है, ठीक है, फोर्टनाइटली रिवीजन करना, और एक आपको करना है, दो नहीं हो गए, 4 रिवीजन हो गई आपके, तो एक आपको करना है मंथली रिवीजन, ठीक है, जो आपने मंथ में पढ़ा है। अगर आप ये करते रहोगे ना तो बहुत 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 कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप में, नहीं करोगे तो लॉस में रहोगे, जो भी यहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो सब लॉस होता जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में मौजूद धन के कुल भंडार को क्या कहा जाता है, मनी ऑर्डर, मनी सप्लाई, शॉर्ट मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, बताइए। टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग दी पब्लिक, पूरा पैसा जो सर्कुलेशन में लोगों के बीच में चल रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या आंसर होगा, मनी लॉन्ड्रिंग तो होगा नहीं भाई, मनी लॉन्ड्रिंग तो एक नेगेटिव चीज़ हो गई, एक जो काले धन का को वैध बनाना वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाला के थ्रू, जो हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं कि भाई मनी पहले हवाला के थ्रू सिंगापुर भेजी, सिंगापुर से यहाँ बुलाई, उसको सफ़ेद धन बना के, मतलब ये सब होता है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो वो तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कुछ नेगेटिव हमें सेंस आ नहीं रहा है। मनी ऑर्डर एक होता था, अगर आप पूछना अपने पेरेंट्स से, उनको पता होगा मनी ऑर्डर के बारे में। तो अब इसका मतलब ये नहीं मैं कोई बुढ़ा हूँ जो मुझे मनी ऑर्डर का इतना पता है। मनी ऑर्डर में क्या है, क्योंकि मैंने भी मम्मी से सुना है कि मनी ऑर्डर होता था एक, उसमें जैसे बॉन्ड की तरह वो होता था मनी ऑर्डर, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, मनी सप्लाई होगा, कि कितनी मनी सप्लाइड है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है। डैश इज द मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। वह धन है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्रेडिट मनी, फिड्यूशरी, फ्लैट नहीं है, फियाट कर लो इसको, ठीक है, फियाट मनी, या फिर फुल बॉडीड मनी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रस्ट एक बेसिस है। देखो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब मनी नहीं चलती थी, कि भाई अगर मुझे गेहूँ की नीड है और तुम्हारे पास गेहूँ है, ठीक है, तुम्हारे पास गेहूँ है, ठीक है, मान लेते हैं ये तुम हो, तुम्हारे पास गेहूँ है, मुझे गेहूँ की नीड है, मेरे पास टमाटर है, तुमको तो टमाटर की नीड है, तो मैं तुम्हें टमाटर दूंगा और तुम मुझे गेहूँ दे देना। ये बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन इसमें होता क्या था, ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि जो तुम्हारे पास गेहूँ हो वो वर्थ 1000 रुपये के हों, टमाटर मुझे वर्थ 100 रुपये के चाहिए, तो मैं कैसे वर्थ 100 रुपये के टमाटर निकालूंगा आप 100 रुपये का वर्थ का, इस तरह का। तो वो बहुत डिफिकल्ट था। तो वो मनी सिस्टम डेवलप हुआ। मनी को हम डिफरेंट जगह में यूज़ करते हैं, एक्सचेंज मीडियम और भी बहुत सारी जगहों में यूज़ करते हैं, अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर ट्रस्ट के तौर पर किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, अभी बताया था, फिड्यूशरी मनी कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा ये तुमने हमको बोला कि बिटकॉइन में सर हम आपको पेमेंट कर देते हैं, जो आपका फ़ीस है 1000 रुपये का, वो बिटकॉइन में हमको पे कर देते हैं, जो भी उसका बिटकॉइन का वैल्यू है। तो मैं लेने से मना कर सकता हूँ, बिकॉज वो फियाट करेंसी नहीं है। फियाट करेंसी होती है लीगल टेंडर, ठीक है, यानी कि उसको एक लीगल टेंडर है और उसको लेने से मना नहीं किया जा सकता। बट फिड्यूशरी मनी क्या है कि हम लोग आपस में ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर लें, उसके बेसिस पे उसको चेक हो गया आपका, ठीक है, चेक हो गया। ये सारे आपके फिड्यूशरी मनी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से देखिए फंक्शन पे ही क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य है। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बताइए इनमें से कौन सा धन का कार्य होगा, फंक्शन होगा मनी का। हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी हो जाएगी यार, अब सारे एक साथ नहीं करवा सकता ना। हिस्ट्री कराऊंगा तो ज्योग्राफी कब होगा, ठीक है, ज्योग्राफी कराओ तो साइंस कब होगा।
ऑल आंसर है, सबका सही है, बिल्कुल। इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना, एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को, कि भाई आपने मुझे टमाटर दे दिए, मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, ठीक है, एक्सचेंज के लिए। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ की हम वैल्यू को मेजर करते हैं कि भाई इसकी कीमत 100 रुपये है, 1000 रुपये, 1 करोड़ रुपये इसकी। एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी यूज़ करते हैं, मूल्य के भंडार के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। 7 पे आते हैं। अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू अनदर पर्सन इन हुज नेम इट हैज़ बीन इशूड इज नोन एज। किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति को जिसके नाम पे, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या आंसर होगा बताइए, पढ़िए हिंदी में और बताइए क्या होता है। इसको चेक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चेक में क्या होता है, चेक में जैसे आपको मैंने चेक दी, ठीक है, आपको मैंने चेक दी अपने बैंक की, तो वो आप बैंक में जाके लगाएंगे। बैंक को वो चेक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो, जिसकी ये चेक है ना, इसके अकाउंट से पैसे निकाल के इसके अकाउंट में डाल दो, जो चेक तुम्हारे पास लेके आया है। मतलब जब मैं चेक लगाने जाऊंगा, जैसे आप चेक लगाने जाएंगे, मैंने आपको चेक दी, तो फिर आप वो भरेंगे कि इस खाते में पैसा चाहिए, ठीक है। तो उस खाते से पैसे, यानी जिसकी वो चेक है उसके खाते से पैसे निकाल के आपके में डाल दिए जाएंगे। उसको बोलते हैं आपको ऑनर कर दिए गए उतने पैसे। और मान लेते हैं कि मेरे पैसे ही नहीं उतने अकाउंट में, तो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसऑनर हो गई चेक, ठीक है। डिसऑनर किसी की वजह से भी हो सकती है, हो सकता है मैंने साइन गलत बनाया हो सकता है बैंक का कुछ फॉल्ट हो गया हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे ना हो, तो उसको डिसऑनरिंग ऑफ चेक बोलते हैं, ठीक है। चेक इस एक तरह की फिड्यूशरी मनी होगी। आप मुझे बताइए कि देखिए, आप मुझे ये बताइए कि चेक और कैश में कौन ज़्यादा लिक्विड होगा, लिक्विड कौन ज़्यादा होगा, इन दोनों में लिक्विड कौन ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशील की पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है, बताइए। बिल्डिंग, मशीन, मनी या फिर टूल, क्या वर्किंग कैपिटल है। गेस करिए, थोड़ा सा गेस करिए, मतलब ऑड वन आउट भी करेंगे तो आप बता पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल पता है क्या होता है, इसका अगर कभी फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होता है, जो करंट आपके पास एसेट्स हैं उसमें से आप लाइबिलिटीज़ को घटा दीजिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये इसका एक जनरल फार्मूला होता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, कि इसको बेसिक सेंस में डिफाइन करूं, तो ये एक मतलब ऐसे समझ सकते हो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बाय अ, कोई फर्म है आपका, ठीक है, बाय अ फर्म टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर, टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर, यानी जो भी रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसको फंड करने के लिए जो कैपिटल होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो मनी आ जाएगा, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, टूल हो गया। अब मेरे जो डेली खर्चे हैं, तो अपनी बिल्डिंग बेच दूंगा क्या, मशीन बेच दूंगा क्या, जिस औजार से काम कर रहा हूँ उसी को बेच दूंगा क्या, नहीं, मनी उसके लिए रखी जाती है, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और ये मनी किस में आएगा, किस तरह, ये आपका होगा एक फ्लो वेरिएबल होगा, ये आपका एक फ्लो वेरिएबल होगा। मैंने आपको समझाया भी था, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, टूल हो गया, ये आपके होंगे स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि स्टॉक में है। और इनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं कि भाई इतने इस कंपनी में इसकी 2 बिल्डिंग है, इसके पास इतनी मशीनरी, इतने इसके टूल्स है। फ्लो वेरिएबल क्या है, मुझे एक पीरियड ऑफ टाइम में इसको मेजर करना होगा। अगर मैं तुम्हारे उसमें आया ऑफिस में, तुम्हारी कोई कंपनी है, या फिर तुम मेरे मान लेते हैं, वैसे तो मेरे नहीं, मान लो कि तुम मेरी कोई कंपनी है और तुम मेरे में आए और तुमने देखा कि सर के पास इतना मनी पड़ा हुआ है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इतना इनके पास कैपिटल पड़ा हुआ है, पूंजी पड़ी हुई, नहीं। हो सकता है कि एकदम से अभी बहुत सारा पैसा आया हो, या फिर कोई मुझे दे के गया हो, तो वो दिख रहा हो, अभी मुझे देना भी तो पड़ेगा उस पैसे को। तो आप एक पीरियड ऑफ टाइम में उस चीज़ को मेजर करोगे, मनी मेरे पास कितनी है, तब बोलोगे कि हाँ इनके पास इतना ये मनी रहता है इनके पास, ठीक है। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम में इसको मेजर किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डैश आर दोज वेयर अ मंथली इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट एवरी मंथ। डैश वे हैं जहां हर महीने खाते में मासिक किस्त जमा की जाती है। सेविंग बैंक डिपॉजिट, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है यहाँ पे, तो मंथली इंस्टॉलमेंट किस में जाती है, आपकी रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में जाती है। फिक्स डिपॉजिट मैंने आपको बताया था कि एक साथ पूरा पैसा आप जमा कर देते हो और एक टाइम पे मैच्योर होता है। रिकरिंग मतलब बार बार आप उसमें पैसा जमा करवा रहे हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, ठीक है। सेविंग बैंक की आपके मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं जाते हैं, जो भी पैसा है आपका अकाउंट में पड़ा हुआ है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट जो हर मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में जा रहा है, ठीक है।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ फॉर अ NBFC MFI इज, अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है और NBFC MFI के लिए कितना होता है। ये क्वेश्चन CPO 2022 में देखिए पूछा गया है। लप्पू सा झिंगुर सा कर चलो, तो अगर बात करें तो सही आंसर क्या होगा, 8% तो होता है नॉर्मल बैंक्स के लिए, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी शेड्यूल्ड बैंक्स, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक्स, बिकॉज अभी आपको पता है शेड्यूल्ड बैंक्स हैं क्या। बताइए मुझे शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होती हैं, क्या होती हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, बताइए। 15% यहाँ पे, सॉरी 15% नॉट एग्रीगेट डिपॉजिट, 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होती हैं जो सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934 में मेंशन्ड है, 1934 का जो RBI एक्ट है उसमें जो मेंशन्ड है उनको बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स कीप देयर डिपॉजिट विद RBI, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज, तो जो हमारी बैंक्स होती हैं वो अपने डिपॉजिट RBI के पास रखती हैं, ये डिपॉजिट क्या कहलाए जाते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़, उनके लोन, उनके इनहेरिटेंस या फिर रिजर्व्स कहलाते हैं उनके। तो ये जो डिपॉजिट रखते हैं अपना उनको हम रिजर्व्स बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, रिजर्व्स बोले जाते हैं। और 1/CRR को क्या कहलाया जाता है, उसको बोलते हैं 1/CRR से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मनी मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला है, और अच्छा मुझे ये बताइए, पब्लिक मनी डिपॉजिटेड इन बैंक इज डैश ऑफ बैंक्स, ठीक है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पब्लिक मनी डिपॉजिटेड इन बैंक्स इज डैश ऑफ बैंक्स, ऑप्शन है लोन, दूसरा है लाइबिलिटी, तीसरा है एसेट और चौथा है इनहेरिटेंस। बताइए क्या आंसर होगा। तो पब्लिक मनी जो मैंने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में वो बैंक की लाइबिलिटी है, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि उसको देना है मुझे पैसा, जब जाऊंगा तो देना पड़ेगा। जो बैंक ने किसी को पैसा दिया है ना वो उसका क्या होगा, वो उसका एसेट होगा। क्यों, वो उसकी संपत्ति होगी, इसलिए क्योंकि उससे उसको कमाई होगी, उसने किसी को लोन पे दिया, उससे उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके जो मैंने डिपॉजिट किया बैंक के पास उसकी लाइबिलिटी इसलिए हुई, देनदारी इसलिए हुई क्योंकि उसको अब मुझे वो पैसा तो लौटाना ही है, प्लस कुछ इंटरेस्ट रेट भी देना है। अब बात वो अलग है कि बैंक मुझे कम देता है और लेने वाले से ज़्यादा लेता है, और वही मार्जिन बैंक का प्रॉफिट होता है। डैश इज़ रिकॉर्डेड ऑफ, सॉरी, हाँ जी, हाँ सही है, सभी का सही है। डैश इज रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी फर्म, तो किसी भी फर्म और संपत्ति की देनदारियों का रिकॉर्ड क्या होता है, बिल फाइल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस शीट या फिर बैंक बेल आउट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। कल हम लोगों ने देखा था एसेट और लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने बैंक की कैलकुलेट करी थी, इसको बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कल देखेंगे हम लोग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी गवर्नमेंट का होता है ना, सरकार कितना एक्सपोर्ट हो रहा है देश में, कितना इंपोर्ट हो रहा है, वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजर किया जाता है, कल देखेंगे। बैलेंस शीट आंसर होगा इसका। 14th, मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, धन गुणक को इस रूप में कर सकते हैं, CGL 2022 में पूछा गया सवाल। SLR अपॉन CRR, 1/SLR, CRR माइनस SLR या फिर 1/CRR, क्या आंसर होगा, सिंपल 1/CRR, ऑप्शन नंबर डी। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिनोटेड बाई C, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब इसको समझिए, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब ये होता है कि हाउ विल द चेंज इन इनकम, हाउ विल चेंज इन इनकम विल affect the change in consumption, चेंज इन कंजम्पशन को किस तरह से अफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मान लेते हैं कि इनकम जो है अभी 20,000 रुपये है, अब 25,000 हो गई, यानी 5,000 से बढ़ गई, तो वो जो एक्स्ट्रा चेंज इन इनकम है 5,000, वो किस तरह मेरे खर्चे को, सॉरी खर्चे तो नहीं, हाँ खर्चे ही बोल सकता हूँ, जो कंजम्पशन करूँगा तो खर्चा ही करूँगा, तो कंजम्पशन को किस तरह से चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है जो 5,000 एक्स्ट्रा मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आया ना, उसको हो सकता है कि मैं 3,000 सेविंग में डाल दूँ, ज़रूरी थोड़ी ना पूरा खर्च कर डालूंगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो 2,000 मैंने खर्च किया, तो चेंज इन इनकम ने किस तरह से कंजम्पशन को अफेक्ट किया, चेंज किया, उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। इसे डिनोट कर देंगे तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1/1 माइनस C आंसर आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि अगर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C है, तो देन इन दैट केस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो 1/1 माइनस C हो जाएगा, बिकॉज इसके पीछे बहुत मतलब लंबा चौड़ा सा एक डेरिवेशन है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए, रिपीट हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपको समझा दिया है व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये चेंज इन जो आपका इनकम है वो किस तरह से चेंज इन कंजम्पशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 16th,
डैश इज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक्स रिजर्व्स आल्सो कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी। ये सार्वजनिक और वाणिज्यिक बैंक के हाथों में मौजूद मुद्रा है जिसे उच्च शक्ति वाली मुद्रा भी कहा जाता है। डिजायर्ड रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व, मॉनेटरी बेस, मनी मल्टीप्लायर। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे याद आ रही है, और मुझे याद आ रहा है कि ये CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। CGL 2022 में ही शायद, या फिर 23 में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद CGL 2022 में एक और क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, और उसको मैं देख के एक बार अभी क्लास ख़त्म होने के बाद, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन क्या है, मैं आपका जो पब्लिक टेलीग्राम है वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो जो टेलीग्राम है वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लेक्चर ख़त्म होने के बाद। मैं नहीं बोलूँ तुरंत मिल जाएगा, हो सकता है टाइम लगे, मुझे देखना पड़ेगा वो क्या क्वेश्चन था, ठीक है। 16th। तो यहाँ पे डैश इज द हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब एम नॉट मतलब मॉनेटरी बेस। याद करिए, मैंने पहला ही आपको यही लिखवाया था कि एम नॉट को हम हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बेस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, जो लोन लेने आया है, यानी कि जो खरीदार है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक मतलब जो भी कोई पशु है, ठीक है, मतलब कोई है ना, मान लेते हैं गाय भैंस है, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आंसर। फ्रिल्स को कहेंगे, कोलेटरल कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे, या फिर लीज कहेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने कुछ गिरवी में रखा है, यानी कि वो हमारा एक कोलेटरल है, ठीक है। हम कोलेटरल नहीं, गिरवी रख के कुछ लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। फियाट मनी इज यूज्ड विदाउट एनी बैकिंग ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड और सिल्वर। मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द रिजर्व मनी। इन टाइम डिपॉजिट मनी कैन बी विथड्रॉन ओनली आफ्टर मेच्योरिटी। वॉल्ट कैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बताइए। चलो, तो अभी इसको डील कर लें। आंसर क्या होगा इसका। पहला मतलब पूछा है इनकरेक्ट कौन सा, गलत कौन सा, तो तीसरा तो हो नहीं सकता है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे सर ओनली लगा हुआ है, ओनली तो हम लोग देखते हैं कि गलत होता है यूजुअली, तो बिल्कुल गलत होता है यूजुअली, ठीक है। तो कब हम यूज़ करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ओनली लगा हुआ है। मैंने आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, पहले आप पढ़िए ध्यान से कि इन टाइम, ऐसे नहीं कि ओनली गलत हो गया, ऑल है, ऑलवेज है, नेवर है, नन है, बस तुरंत गलत मार दिया। कहे ना रोने को तो रोते रहो फिर, ठीक है। मेन मैंने क्या बताया था कि पहले आपका नॉलेज काम आएगा, और दूसरा पहले आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर ओनली, ऑल, ऑलवेज है तो थोड़ा सा कॉशन हो जाना है आपको कि इन टाइम डिपॉजिट मनी कैन बी विथड्रॉन ओनली आफ्टर मेच्योरिटी। बिल्कुल, आप यही तो डेफिनेशन है टाइम डिपॉजिट की, कि उसको मेच्योरिटी जब होगी तभी ही उसको हम विदड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू द रिजर्व मनी। ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब ये सही है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे, तो 1/CRR बताया था, और याद करो मैंने फिर एक और फॉर्मूला लिखा था कि इसमें मनी सप्लाई कितनी है और अपॉन कितना रिजर्व में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितना रिजर्व में कम रहेगा उतना ही बैंक ज़्यादा घुमा पाएगा, उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा मनी। फियाट मनी इज इशूड विदाउट एनी बैकिंग ऑफ एन। बिल्कुल कोई बैकिंग थोड़ी ना होती है कि गोल्ड और सिल्वर की बैकिंग होती नहीं होती है। उसमें तो बस ये लिखा होता है कि भाई मैं धारक को, यानी कि जो RBI गवर्नर है उसकी बैकिंग है, उसके सिग्नेचर की बैकिंग है, उसमें किसी नहीं लिया तो बताना हमको, फिर इस तरह से है वो, ठीक है। वॉल्ट कैश, ये एक इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि वॉल्ट कैश जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है ना। व्हाट इज वॉल्ट कैश? वॉल्ट कैश इज कैश लाइंग इन बैंक। जो बैंक ना तो उसका रिजर्व कुछ है, मतलब ना तो RBI को दे रखा है, ना उस पैसे को घुमा रहा है, उस बैंक ने उस पैसे को रख रखा है अपने पास ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सके। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको वॉल्ट कैश की, तो यही हो जाएगा, कैश लाइंग इन द बैंक टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। वो पार्ट ऑफ मनी सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो सप्लाई हो ही नहीं रही है मनी। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं, वो मनी सप्लाई हो कहाँ रही है। अगर मनी को वो बैंक जो है लोन में दे दे तो वो सप्लाई हो गई, ठीक है। लेकिन ये तो सप्लाई नहीं हो रही ना, वो तो उसने रख रखा है ताकि अगर जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, अगर वो कुछ ऐसा है तो उसको मीट करने के लिए वो उसने कैश को रख रखा है एक्स्ट्रा को, ठीक है। जैसे आपके पास घर में कुछ रुपए होंगे ना, अभी रखे होंगे, मान लेते हैं कि 10,000 आपके घर में ऐसे रखे होंगे कि अगर मान लो कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंक जाओगे निकालने,
हैं, वो आपके घर में रखे होंगे ना, तो जो आपने डिपॉजिट कर रखे हैं उसको तो बैंक ने घुमा दिया है, उससे कमा रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपने घर में रख रखे हैं, वॉल्ट जो रख रखा है, उससे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा ना, वो तो एक वॉल्ट कैश हुआ आपके लिए। 19th पे आते हैं, व्हाट आर दी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स कॉल्ड। इनको क्या बोलते हैं, करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहा जाता है, कमोडिटी वैल्यू, फिएट मनी, मेटालिक मनी या फिर रिजर्व मनी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फिएट मनी। क्यों, क्योंकि लीगल बैकिंग है, ठीक है, सिंपल, ये देख चुके हैं। और प्लास्टिक मनी क्या होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फिड्यूशरी मनी क्या होगा, जो मनी एज अ बेसिस ऑफ ट्रस्ट एक्सचेंज की जाती है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी टू बेसल 3 नॉर्म्स बिलोंग। अब देखो ये क्वेश्चन आया MTS 2021 में कि बेसल 3 नॉर्म्स आपके किससे बिलोंग करते हैं। सिंपल, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, ऑटोमोबाइल या फिर एविएशन। तो बेसल नॉर्म्स हमारे बिलोंग करते हैं बैंकिंग से, सिंपल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अ बैंक वुड यू एसोसिएट द टर्म कोलेटरल। कोलेटरल वही बार बार अब रिपीट हो रहे हैं, बैंक के निम्नलिखित में से किस कार्य के साथ आप इसको सम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कलेक्शन ऑफ चेक, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो जब बैंक जो है लोन्स या एडवांसेस देता है तो कोलेटरल रखवाता है, गिरवी रखवाता है। और जब गिरवी रखवाता है, क्या है, बीबी, सर कैन वी से वॉल्ट कैश आर सिमिलर एंड SLR सिमिलर थिंग्स। नो 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 नो, दे आर नॉट सिमिलर थिंग्स विद्याधर चौधरी। SLR मैंडेशन होते हैं RBI के द्वारा कि आपको इतना रखना ही रखना है अपने पास, और वो कैश में नहीं रखता है। वो बैंक पागल नहीं है, क्यों, क्योंकि SLR में उसको रिटर्न मिल सकते हैं। अगर वो गोल्ड में, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा तो वो कैश में क्यों रखेगा। कैश में बस थोड़ा सा इसलिए रख लेता है ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सके, और वो कोई मैंडेशन नहीं है RBI के द्वारा कि वो रखना ही रखना है उतना है, ठीक है। वो अपने हिसाब से रख सकता है वो, ठीक है। तो कोलेटरल जब देगा तो वो, ठीक है। और क्या यार, मेरे क्वेश्चन आया था दिमाग में, देखो भूल गया मैं, एक सेकंड रुको। अच्छा हाँ, एक ये बताओ कि जैसे जब कोलेटरल होता है तो उसमें मैंने बताया था मार्जिनल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपको याद हो कि भाई अगर मैं 10 लाख का लोन लेने आया हूँ तो कोलेटरल हो सकता है 12 लाख का रखवाया गया हो, मेरे से 12 लाख का कोई चीज़ रखवाया गया हो, वो 2 लाख का मार्जिन मेंटेन करके चलता है। ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट को अगर RBI बढ़ा देता है टू काउंटर द इन्फ्लेशन, तो ये किस मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, किसके तहत आएगा ये बता दीजिए आप, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देता है RBI, व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी और अदर रिफंड्स इधर अर्नड और अनअर्नड अक्रूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बताइए, प्राइस, वैल्यू, सर्विस या फिर इनकम। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, ये आएगा आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। जैसे कि हमारा मॉरल सुएजन हो गया, ठीक है, क्वालिटेटिव मॉरल सुएशन हो गया, या फिर जो डाउन पेमेंट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ा देना, वो सारी चीज़ें आती हैं क्वालिटेटिव के तहत, ठीक। व्हाट डू यू कॉल द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी और अदर रिफंड्स ईदर अर्नड और अनअर्नड एक्रूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे आप, एक निश्चित अवधि अर्जित या अनर्जित मौद्रिक, तो इसको सिंपल है इनकम बोलेंगे, ठीक है, इनकम बोला जाएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। व्हाट हैपन टू इंडियन एक्सपोर्ट्स व्हेन इंडियन रुपीज़ डिवैल्यूएट। ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कल देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आया था आपका CPO 2020 में, कर लीजिए इसको भी। कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 अलाउज इशू ऑफ कॉइन्स अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ डैश इन इंडिया। यानी कि जो कॉइनेज एक्ट आया था 2011 का, उसने मतलब कितना डिनोमिनेशन अपर लिमिट फिक्स कर रखा है कि इससे ऊपर के कॉइन्स आप इशू नहीं कर सकते हैं। ये 1000 रुपये है, ठीक है। मतलब इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। और बाकी अगर ये है कि रिपीट हो जाता है तो आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बताइए कि कौन ये सब करता है। ये करता है आपका RBI, ऑप्शन नंबर D सिंपल होगा, ठीक है। ये कल करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस्ड न्यू फॉर्म कॉल्ड 26AS। ये 26AS फॉर्म नामक ये नया फॉर्म पेश किया। ये किसके लिए होता है, स्कूल एडमिशन एप्लीकेशन। भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रही तो स्कूल एडमिशन के लिए क्यों करेगी, हैं, वीज़ा के लिए क्यों करेगी, टैक्स पेयर्स के लिए करेगी ना ये, ठीक है। टैक्स लेना देना उसका है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये, है ना। टैक्स पेयर के लिए फॉर्म आता है 26AS, जो फॉर्म हम भरते हैं उन लोगों को पता होगा ये। 27 पे आते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। व्हाट आर मर्चेंट, व्यापारियों की छूट दर क्या को किससे संदर्भित किया जाता है। ओनली टैक्सेस द डिजिटल पेमेंट एंटेल, द टोटल डिस्काउंट ऑफ मर्चेंट ऑफर, द रेट ऑफ चार्ज टू मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड transactions, the total discount of a bank offer to the merchant for promoting the online transactions ही होगा, आयंस नहीं, वही केमिस्ट्री नहीं पढ़ ले हम लोग, है ना। चलिए तो बताइए,
टर्मिनोलॉजी को पकड़िए, टर्मिनोलॉजी को पकड़िए और आप आंसर समझ जाएंगे। मर्चेंट का एकदम अगर बोलूँ तो बिचौलिया टाइप आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने गोल्डमैन शैक्स का नाम सुना होगा, आप में से कुछ लोगों ने जेपी मॉर्गन का नाम सुना होगा, सिटी ग्रुप का नाम सुना होगा। ये सब होते हैं आपके मर्चेंट बैंक्स। मर्चेंट वो होते हैं जो आपके पेमेंट प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, बिचौलिए होते हैं तो पेमेंट प्रोसेसिंग करवाते हैं और वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मर्चेंट डिस्काउंटेड, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए ज़रा क्वेश्चन, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर ऑन अ डेबिट कार्ड। तो कितनी डिजिट्स होते हैं, 15, 16, 14 या फिर 17। तो 16 डिजिट्स होती हैं आपके इसमें, ऑप्शन नंबर बी। गिनना जाके कभी 16 डिजिट्स आपको मिलेंगी, ठीक। हाँ, रानी की वाव, ठीक है। रानी की वाव आपको जो है वो किस, रानी की वाव नहीं, रानी की वाव सैफ अली के शब्दों में बोला जाए तो ये किस नोट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको 100 रुपये के नोट में देखने को मिलेगा, ठीक है। 200 रुपये में क्या देखने को मिलेगा ज़रा बताइए। 200 रुपये में आपको देखने को मिलेगा सांची स्तूपा। जब हम लोग पढ़ेंगे क्या हिस्ट्री तब देखेंगे, स्तूपा के इसको डिनोट करता है बुद्ध जी की डेथ को वो करता है। 50 रुपीज़ के नोट में आपको मिलेगा हम्पी। हम्पी अगेन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम। और 10 रुपये के नोट में आपको कोणार्क सन टेम्पल देखने को मिलेगा। कोणार्क सन टेम्पल, सूर्य मंदिर कहाँ पे है कोणार्क सन टेम्पल, बताओ जल्दी से। फॉरेक्स रिजर्व यार अभी किया नहीं हम लोगों ने। अच्छा, आगे क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आप लोग ये करके आएंगे, कल देखेंगे फिर इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। स्टैटिक वैसे टाइप हैं थोड़े से, जैसे ये क्वेश्चन सबको पता है अभी। इन विच ईयर वॉज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड फॉलोइंग दी पैसेज ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनटू स्टेट ओनरशिप। तो इंपीरियल बैंक करके हमारा 1921 में बना था, 1921-22 के टाइम पे। फिर 1955 में उसी ने एसबीआई का रूप ले लिया था, हम लोगों ने देखा था, ठीक है। द डैश वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। इनमें से किसको नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण किसका किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किया गया था आपका जो सेंट्रल बैंक था ना आरबीआई उसका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रुक जाओ भी, इंटरेस्ट रेट ये अभी हम लोगों ने किए नहीं है। आई थिंक द इंटरेस्ट रेट चार्ज, ये भी किया नहीं है, रुक जाओ, इसको भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन बता सकते हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन। तो हम लोगों ने देखा था आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1949, जिसके जो इसको पावर देता है रेगुलेट करने के लिए। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी। क्या आंसर होगा उसका, गेस करिए गेस करिए, अगर नहीं पता है तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे गेस करिए। इंडियन 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 सब कुछ कॉमन है, फाइनेंशियल फंक्शनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक। स्ट्रक्चरल सिस्टम सोशल, कोड कोड कोड, तो भाई कोड तो यार तीनों में है। अब हमें स्ट्रक्चरल सिस्टम और सोशल में चुनना पड़ेगा। फिट बिठा के देखते हैं, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड। स्ट्रक्चरल कोड होगा, सिस्टम कोड होगा, फिर सोशल कोड होगा। तो बैंक का सोशल से कुछ लेना देना तो है नहीं, स्ट्रक्चरल और सिस्टम से हो सकता है। आंसर इसका होगा सी, ऑप्शन नंबर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे किया जा सकता है। ये सब हेड क्वार्टर यार अपने आप से करके लाना, इसका मैं आंसर कल बता दूंगा। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। इनका सबका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ये बताइए, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना। अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज़ डोमिनेटेड बाई ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स। एक बाजार संरचना जिस पर केवल कुछ ही फर्मों का प्रभुत्व होता है कहलाती है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसको क्या बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, स्मॉल नंबर ऑफ। मोनोपोली उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि हमारा मंडी वगैरह हो गई, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आती हैं। कोई इसमें प्राइस डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक होता है, स्मॉल नंबर नहीं, सिर्फ एक ही है नंबर में। एक्सट्रीम मोनोपोली तो पॉसिबल उतनी नहीं होती है, एक ही है और वही प्राइस डिसाइडर भी है। एंट्री बहुत डिफिकल्ट होती है यहाँ पे। ओलिगोपोली इसका आंसर होगा, जहाँ पे कुछ फर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप का मार्केट हो गया, जैसे हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, जो बेच रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये आपके होमोजेनस प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये क्या बेचते हैं, होमोजेनस बेचते हैं। यहाँ पे क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट हैं बट सिमिलर बट विद डिफ्रेंसिएशन, बट विद
डिफ्रेंसिएशन, यानी कुछ ना कुछ तो डिफ्रेंसिएशन रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था टूथपेस्ट वगैरह, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है। अ मार्केट प्लेस इन विच फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। ओके, मतलब ये टाइप्स ऑफ मार्केट से उससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से आपका। अ मार्केट प्लेस इन विच फाइनल गुड्स और सर्विसेज इज ब्रॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड। ओके, तो वह बाजार जहाँ स्थान जहाँ अंतिम वस्तुएं सेवाएं खरीदी, अच्छा अंतिम की बात हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे होंगे आपके, इसको प्रोडक्ट मार्केट बोलेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट। इक्विटी मार्केट नहीं, इक्विटी होता है भाई जहाँ पे कुछ शेयर होल्डिंग इन्वॉल्व होती है, कि जैसे मैंने आपकी कंपनी में कुछ इक्विटी ले ली है ना, 20% की हिस्सेदारी वगैरह वो होती है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है। मार्केट प्लेस जहाँ पे फाइनल गुड्स या फिर उसको सेल किया जाता है, यानी प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, सिंपल, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, यहाँ पे होते हैं हम लोग के क्वेश्चंस ख़त्म। ये छुटकू से क्वेश्चन है, स्टैटिक टाइप बना के लाइएगा, बाकी कल मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा मनी एंड बैंकिंग होता है ख़त्म, और कल हम लोग चालू करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अपना, और सारी चीज़ें देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग, राइट। क्लास 7 एंड हाइड कर दो 15 मिनट के लिए। सर आपने बताया था कि एसएलआर बैंक्स अपने पास रखती हैं और इस पर उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इंटरेस्ट रेट देता कौन है? आरबीआई खुद बैंक्स। देखो, इंटरेस्ट रेट ऐसे मिलता है जैसे गोल्ड के फॉर्म में उसने रख रखा है, तो अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसको मिल गया पैसा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख रखा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर कर रखी है तो उसने ख़रीद ली, या फिर गवर्नमेंट ने खुद फ्लोट करी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो उसने बाई कर ली। जब बाई कर ली ना उसने, तो उसमें जो भी उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसकी वो होगी, ठीक है। लॉरेंस कर्व भी आपको इनइक्वालिटी के बताता है, नहीं वो तो कल देख लेंगे सुबह, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे जा चुके हैं अभी, तो उनका मिस हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ मिस हो किसी का। वो गिनी कोफिशिएंट जो आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, और लॉरेंस कर्व, दोनों हम लोग एक साथ देख लेंगे। व्हाट इज़ डिस्पोजेबल इनकम आस्क्ड इन एमटीएस यस्टरडे। दीपराज पॉल, आपने लेक्चर फर्स्ट डे से नहीं लिया, नहीं तो डिस्पोजेबल इनकम आपके लिए एकदम हलवा होता, आराम से आप आंसर कर सकते थे। याद करो जब नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम में जब पर्सनल इनकम पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था मैंने, पर्सनल इनकम से अगर पॉसिबल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो हमें क्या कर देना है, टैक्स को माइनस कर देना है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है कितना आपके पास में पैसा आया फाइनली, जिसको कि आप खर्च कर सकते हैं। जैसे मेरी इनकम मान लेते हैं कि महीने की 50,000 है, या फिर साल की 6 लाख है, उसमें से गवर्नमेंट ने 50,000 मेरे से टैक्स ले लिया, तो जो डिस्पोजेबल इनकम बची वो 5,50,000 बची टैक्स को हटाने के बाद। ये वीडियो प्राइवेट क्यों होती है शिवम गुप्ता? क्योंकि ये बैच की क्लासेस हैं, ये मैं फ्री लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, ताकि अगर किसी के पास बैच लेने के भी वो नहीं है पैसे तो वो यहाँ पे फ्री में देख सकता है, और आधे घंटे तक और पब्लिक रहती है ये वीडियो, ताकि अगर आपको फिर भी कुछ मिस हो गया तो आप देख सकते हैं, उसके बाद ये फिर प्राइवेट हो जाती है। बिल्कुल अंश है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर, आपके चरण छूना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, सिलेक्शन वलेक्शन ले लो फिर गले मिलते हैं, चरण वरण नहीं। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। बाकी मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा आपके पब्लिक टेलीग्राम पे, ठीक है, जो एक क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग।